प्रिय विद्यार्थियों, आज की इस ऑनलाइन कक्षा में आपका स्वागत है। आज की इस कक्षा में हम सभी समास का अध्ययन करेंगे। समास जो कि आपकी अभ्यास सागर की बुक में दिया हुआ है, उसे एक बार पढ़ाया जा चुका है। आज हम उसकी पुनरावृत्ति कर रहे हैं। पुनरावृत्ति के अंतर्गत आप ये जानेंगे कि समास क्या है, समास के भेद कितने होते हैं, उनके उदाहरणों द्वारा समास के भेदों को स्पष्ट करेंगे। पहले तो आप जान लीजिए कि समास शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, सम और आस। इसका मतलब होता है संक्षेपीकृत करना, संक्षेपीकरण, जहाँ शब्द समूहों को संक्षिप्त कर दिया जाए और शब्द समूहों को संक्षिप्त करके एक नए शब्द का निर्माण किया जाए। तो नए शब्द बनाने की जो प्रक्रिया है वही समास कहलाती है। ठीक है, तो समास आइए पढ़ते हैं। समास की परिभाषा। समास को अंग्रेजी में कंपाउंड कहते हैं। समास की परिभाषा अनेक शब्दों को कहें या शब्द समूहों को कहें, संक्षिप्त करके नए शब्द बनाने की जो प्रक्रिया है वो समास कहलाती है। दूसरे शब्दों में कम से कम शब्दों में अधिक से अधिक अर्थ प्रकट करना समास कहलाता है। अथवा दो या दो से अधिक पदों का परस्पर संबंध बताने वाले शब्दों अथवा प्रत्ययों का लोप होने पर उन दो या अधिक शब्दों से जो एक स्वतंत्र शब्द बनता है, उस शब्द को समासिक शब्द कहते हैं। और उन दो या अधिक शब्दों का जो संयोग होता है वह समास कहलाता है। समास में कम से कम दो पदों का योग होता है। वे दो या अधिक पद एक पद हो जाते हैं। एक पदी भावः समासः। समास की प्रक्रिया से बनने वाले शब्द को समस्त पद कहते हैं। जैसे देशभक्ति, देश के लिए भक्ति, मुरलीधर, मुरली को धारण करने वाले, राम लक्ष्मण, राम और लक्ष्मण, चौराहा, चार राहों का समूह, महात्मा, महान है जो आत्मा, रसोई घर, रसोई के लिए घर आदि। समस्त पद में मुख्यतः दो पद होते हैं। पहला पूर्व पद, दूसरा उत्तर पद। पूर्व माने पहला, उत्तर माने बाद में। पहले वाले पद को पूर्व पद कहा जाता है, तब बाद वाले पद को उत्तर पद कहा जाता है। जैसे पूजा घर समस्त पद है, तो पूजा पूर्व पद हुआ और घर उत्तर पद हुआ। और ये पूजा घर का जो समास विग्रह होगा वह होगा पूजा के लिए घर। पूजा के लिए घर, इसका समास विग्रह होगा। इसके पश्चात समास विग्रह क्या है, समासिक पद क्या है, इन दो शब्दों के बारे में जान लें। तो समासिक पद शब्द समूहों को संक्षिप्त करके जो एक नया पद बनाने की प्रक्रिया है, नए शब्द बनाने की प्रक्रिया है, वो समासिक पद कहलाती है। और समासिक पद को अलग अलग करके वाक्यांश बनाने की जो प्रक्रिया होती है वह समास विग्रह कहलाती। विग्रह का अर्थ ही होता है अलगाव, अलग कर देना। ठीक है, तो इस तरह से समासिक पद आपने जाना, समास विग्रह जाना। पूर्व पद उत्तर पद जान ही लिया। समास में दो पद होते हैं, एक पूर्व पद और एक उत्तर पद। ठीक है, तो इन चार शब्दों के बारे में जानने के बाद हम जानते हैं समास के कितने भेद होते हैं। समास के मुख्यतः 6 भेद होते हैं। पहला तत्पुरुष समास, दूसरा कर्मधारय समास, तीसरा द्विगु समास, चौथा बहुव्रीहि समास, पांचवा द्वंद्व समास और छठा अव्ययी भाव समास। ठीक है, इस तरह से समास के 6 भेद हैं। क्रमवार हम एक के बाद एक समासों के बारे में अध्ययन करेंगे। तो पहला समास है तत्पुरुष समास, और जिस समास में बाद का अथवा उत्तर पद प्रधान होता है तथा दोनों पदों के बीच का कारक चिन्ह लुप्त हो जाता है, उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। जैसे तुलसीकृत, तुलसी द्वारा रचा गया या तुलसी से कृत, सराहत, सर से आहत, राह खर्च, राह के लिए खर्च, राजा का कुमार, राजकुमार, राजकुमार का राजा का कुमार, इसमें उल्टा लिख दिया गया है।
तत्पुरुष समास में अंतिम पद प्रधान होता है। इस समास में साधारणतः प्रथम पद विशेषण और द्वितीय पद विशेष होता है। ठीक है, द्वितीय पद अर्थात बाद वाले पद के विशेष होने के कारण इस समास में उसकी प्रधानता रहती है। उसके बाद कर्मधारय समास। जिस समस्त पद का उत्तर पद प्रधान हो तथा पूर्व पद व उत्तर पद में उपमान उपमेय अथवा विशेषण विशेष का संबंध हो, कर्मधारय समास कहलाता है। दूसरे शब्दों में वह समाज जिसमें विशेषण तथा विशेष अथवा उपमान तथा उपमेय का मेल हो और विग्रह करने पर दोनों खंडों में एक ही कर्ता कारक की विभक्ति रहे, इसे कर्मधारय समास कहते हैं। सरल शब्दों में कर्ता तत्पुरुष को ही कर्मधारय कहते हैं। विग्रह करने पर दोनों के मध्य में है, जो, के, समान आदि आते हैं। कर्मधारय समास की निम्नलिखित स्थितियाँ होती हैं। पहला पद विशेषण, दूसरा विशेष्य। दूसरी स्थिति यहाँ कट गई है। पहला पद उपमेय, दूसरा उपमान। ठीक है, इसके पश्चात आता है द्विगु समास। जिस समस्त पद का पूर्व पद संख्यावाचक विशेषण हो वह द्विगु कर्मधारय समास कहलाता है। इस समास को संख्या पूर्व पद कर्मधारय कहा जाता है। इसका पहला पद संख्यावाची है और दूसरा पद संज्ञा होता है। दूसरा पद संज्ञा, पहला पद संख्यावाची। ठीक है, तो इस तरह से यह द्विगु समास है और पहला पद संख्यावाची विशेषण होता है। जैसे नवरात्रि, नवरात्रियों का समूह। सप्तऋषि, 7 ऋषियों का समूह। पंचमणि, 5 मणियों का समूह। त्रिनेत्र, 3 नेत्रों का समाहार। अष्टधातु, 8 धातुओं का समाहार। तिरंगा, 3 रंगों का समूह। सप्ताह, 7 दिनों का समूह। त्रिकोण, 3 कोणों का समाहार। पंचमेवा, 5 फलों का समाहार। ठीक है, इसके पश्चात बहुव्रीहि समास। समास में आए पदों को छोड़कर जब किसी अन्य पदार्थ की प्रधानता हो तब उसे बहुव्रीहि समास कहते हैं। ठीक है, जिस समास में पूर्व पद उत्तर पद दोनों में से कोई भी पद प्रधान न होकर कोई तीसरा पद प्रधान होता है वह बहुव्रीहि समास कहलाता है। जैसे दशानन, 10 मुँह वाला रावण। जिस समस्त पद में कोई पद प्रधान नहीं होता, दोनों पद मिलकर किसी तीसरे पद की ओर संकेत करते हैं, उसमें बहुव्रीहि समास होता है। नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका अर्थात शिव। यहाँ पर दोनों पदों ने मिलकर किसी तीसरे पद शिव की ओर संकेत किया है, इसलिए यह बहुव्रीहि समास है। इस समास के समासगत पदों में कोई भी प्रधान नहीं होता है, बल्कि पूरा समस्त पद ही किसी अन्य पद का विशेषण होता है। तत्पुरुष बहुव्रीहि में अंतर। तत्पुरुष बहुव्रीहि में यह भेद है कि तत्पुरुष में प्रथम पद द्वितीय पद का विशेषण होता है, जबकि बहुव्रीहि में प्रथम और द्वितीय दोनों पद मिलकर अपने से अलग किसी तीसरे के विशेषण होते हैं। जैसे पीताम्बर, पीताम्बर पीला कपड़ा कर्मधारय तत्पुरुष है। तो पीत है अंबर जिसका, वह पीताम्बर अर्थात विष्णु बहुव्रीहि समास है। इस प्रकार यह विग्रह के अंतर से ही समझा जाता है। विग्रह से ही हम यह जान सकते हैं कि यहाँ समास का कौन सा भेद है। ठीक है, कौन तत्पुरुष है, कौन बहुव्रीहि है। विग्रह के अंतर होने से समास का उसके साथ ही अर्थ का भी अंतर हो जाता है। पीताम्बर का तत्पुरुष में विग्रह करने पर पीला कपड़ा और बहुव्रीहि में विग्रह करने पर विष्णु अर्थ होता है। इसके पश्चात द्वंद्व समास। द्वंद्व समास में जिस समास समस्त पद के दोनों पद प्रधान हो तथा विग्रह करने पर और अथवा या एवं लगता हो वह द्वंद्व समास है। इसमें दोनों पद प्रधान होते हैं, बीच में योजक लगा होता है, जिसे हटा देने पर समासिक पद बन जाता है और लगा देने पर समास विग्रह बन जाता है।
यह बात ध्यान देने वाली है, इसे ध्यान से सुने। पहचान, दोनों पदों के बीच प्रायोजक चिन्ह का प्रयोग होता है। योजक चिन्ह को इंग्लिश में हाइफन कहते हैं। द्वंद्व समास में सभी पद प्रधान होते हैं। द्वंद्व और तत्पुरुष से बने पदों का लिंग अंतिम शब्द के अनुसार होता है। माता पिता, माता और पिता, राम कृष्ण, राम और कृष्ण, भाई बहन, भाई और बहन, पाप पुण्य, पाप और पुण्य, सुख दुख, सुख और दुख। इस तरह से द्वंद्व समास के बाद अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव का लक्षण है जिसमें पूर्व पद की प्रधानता हो और समासिक या समास पद अव्यय हो जाए, उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। जिस समास का पहला पद अव्यय तथा प्रधान हो उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। इस समास में समूचा पद क्रिया विशेषण अव्यय हो जाता है। इसमें पहला पद उपसर्ग आदि जाति का अव्यय होता है और वहीं प्रधान होता है, जैसे प्रतिदिन, यथासंभव, यथाशक्ति, बेकाम, भरसक इत्यादि। तो अव्ययी भाव पदों वाले पदों का विग्रह ऐसे समस्त पदों को तोड़ने में अर्थात उनका विग्रह करने में हिंदी में बड़ी कठिनाई होती है। विशेषतः संस्कृत के समस्त पदों का विग्रह करने में हिंदी में जिन समस्त पदों में उसकी पुनरावृत्ति होती है वहाँ विग्रह करने में केवल दोनों पदों को अलग कर दिया जाता है। प्रतिदिन का दिन दिन, यथासंभव जो संभव हो संभव के अनुसार, यथाशक्ति शक्ति के अनुसार, बेकाम बिना काम के, भरसक इत्यादि। ठीक है, भरसक जो हो सके, ठीक है, आने का भरसक प्रयास करिएगा। तो इस तरह से प्यारे बच्चों सामान्यतया समास 6 प्रकार के माने गए हैं। पहला अव्ययी भाव, दूसरा तत्पुरुष, तीसरा कर्मधारय, चौथा द्विगु, पांचवा द्वंद्व और छठा बहुव्रीहि। इस तरह से आप इनके नाम पढ़ लें, इनकी मुख्य विशेषताएं समझ लें। पहला अव्ययी भाव समास है जहाँ पूर्व पद प्रधान होता है। दूसरा तत्पुरुष है जहाँ उत्तर पद प्रधान होता है। तीसरा कर्मधारय है जहाँ दोनों पद प्रधान होते हैं। विशेषण विशेष और उपमेय उपमान के रूप में द्विगु का पहला पद संख्यावाचक होता है। द्वंद्व का दोनों पद प्रधान होते हैं। विग्रह करने पर दोनों शब्द के बीच में हाइफन लगता है। बहुव्रीहि में किसी तीसरे शब्द की प्रतीति होती है, अर्थात दोनों पद प्रधान नहीं होते बल्कि कोई तीसरा वाला पद प्रधान होता है। ठीक है, इस तरह से बहुव्रीहि समास के पश्चात आपका यह समास प्रकरण आज का यही पर समाप्त होता है। आपको कुछ उदाहरण दिए जा रहे हैं, कुछ PDF सामग्री दी जा रही है, उन सब को लिखें और समझने की कोशिश करें। कुछ आपको अभ्यास कार्य भी दिया जा रहा है, उसे यथाशीघ्र करके मुझे भेजें। धन्यवाद।